नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए फोर्थ सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राम मनोहर लोहिया का पेपर आपका लिखित होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए इंपॉर्टेंट है। जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, क्योंकि इन सभी के पेपर आपके लिखित होने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय उत्तर उसमें पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपका अगर पेपर खास करके आप और भी कई विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया या शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वगैरह का हो सकता है कि लिखित हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो चाहे लिखित परीक्षा हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों की दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। लेकिन लिखित वालों के लिए ऑलरेडी मैंने चीजों को करवा रखा, तो लिखित भी आपको मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा, यानी कई प्रकार की चीजें आपको मिलने वाली हैं। और ये क्वेश्चंस जो है परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, और अब की बार जिनकी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है उनको मैंने इसमें रखा है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दों के बारे में आपको पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। आइए एक एक प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बिना समय गंवाए, कल परीक्षा लगी हुई किसी विश्वविद्यालय की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, शायद आपका बलिया विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है कल, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, प्राथमिक तथा द्वितीयक विचलन का उल्लंघन सबसे पहले किसने किया था? विचलन क्या होता है आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है। विचलन माने होता है विचलन, यानी जब कोई व्यक्ति किसी लीक से, किसी मार्ग से हट जाता है, उसको विचलन कहते हैं। इसी विचलन को जब हम सामाजिकता के साथ जोड़ते हैं, समाज के साथ जोड़ते हैं, तो तात्पर्य इसका होता है कि समाज की विचारधारा से जो व्यक्ति कट जाए या समाज की विचारधारा को एक प्रकार से फॉलो ना करे, ऐसे एक प्रकार से लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को एक प्रकार से विचलित व्यक्ति कहा जाता है, जो समाज की विचारधारा को ना फॉलो करे, या समाज के सभी लोग एक नियम को मानते हैं, एक परंपरा को फॉलो करते हैं, और एक व्यक्ति उस परंपरा को नहीं फॉलो करता है, ठीक है, वह उन परंपराओं का विरोध करता है, उन परंपराओं के खिलाफ काम करता है। वो अकेला व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं, बाकी सारे व्यक्ति, लगभग 100 व्यक्ति एक तरफ काम कर रहे हैं, उस विचारधारा को मान रहे हैं, और दो व्यक्ति नहीं मान रहे हैं, तो आप दो व्यक्ति एक प्रकार से विचलित व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है, उसका विरोध कर रहे हैं समाज में। तो समाज के मापदंडों को, समाज के मूल्यों को, समाज के जो रीति रिवाज है, विचारधारा है, परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको जो लोग अपनाते हैं वो तो सामाजिक व्यक्ति कहे जाते हैं, लेकिन जो नहीं अपनाते हैं वो सामाजिक विचलित व्यक्ति कहे जाते हैं। जो समाज के मार्ग में नहीं आते, समाज का विरोध करते हैं, समाज के रीति रिवाजों को नहीं फॉलो करते, वो विचलन कहा जाता है। तो विचलन माने होता है समाज के नियम के जो रास्ते हैं उनसे व्यक्ति ना जाकर के दूसरे मार्ग से वो एक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता है। बेसिकली ये व्यक्ति, विचलित व्यक्ति ही अपराधी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, क्योंकि वह सामाजिक अपराध करते हैं। समाज के नियमों को ना मानना सामाजिक अपराध है, ठीक है। ऐसे ही कानून के नियमों का उल्लंघन करना कानूनन अपराध है। अपराध की दो परिभाषा है, एक कानूनी परिभाषा और एक सामाजिक परिभाषा, दोनों को हम बहुत विस्तार से जानेंगे, ठीक है। बहरहाल प्रश्न है कि प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन का सर्वप्रथम किसने एक प्रकार से इसका उल्लंघन किया था? तो प्राथमिक तथा द्वितीयक विचलन का उल्लेख सर्वप्रथम एडविन लेमर्ट ने अपनी पुस्तक सोशल पैथोलॉजी में किया था। इन्होंने उल्लंघन नहीं यहां पर कर ले, उल्लेख कर ले, उल्लेख, ठीक है, उल्लेख, ठीक है, वही तो मैं सोचूं। प्राथमिक द्वितीयक विचलन का उल्लेख सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो किसने किया था? एडविन लेमर्ट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने किया था। किस पुस्तक में? सोशल पैथोलॉजी पुस्तक में। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लगातार पूछा गया कि सोशल पैथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताएंगे एडविन लेमर्ट है, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है? तो द्वितीयक और प्राथमिक विचलन से रिलेटेड एक पुस्तक है और इसके बारे में लेमर्ट ने बड़ा काम किया। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है अति लघु उत्तरीय में कि अपराध की कानूनी परिभाषा दीजिए। देखिए, अपराध दो प्रकार का अपराध होता है, एक होता है आपका कानूनी अपराध और एक होता है आपका कौन सा अपराध? एक होता है आपका कानूनी अपराध और दूसरा अपराध आपका कौन सा हो सकता है? दूसरा अपराध होता है बापू आपका सामाजिक अपराध। जब आप समाज के मापदंड, समाज के रीति रिवाज, समाज के मूल्य, इनको नहीं फॉलो करते, इनके खिलाफ काम करते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रकार से सामाजिक अपराध होता है। लेकिन जब इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी या संविधान में कोई बातें लिखी हैं, जब आप उसके खिलाफ कोई काम करते हैं, तो वह काम बाबू क्या होता है? वह काम एक प्रकार से कानूनन अपराध होता है। आइए विद्वानों के अनुसार परिभाषा समझते हैं।
कानूनी आधार पर केवल उन्हीं कार्यों को अपराध कहा जा सकता है जिनसे राज्य के कानूनों का उल्लंघन होता है। जो सरकार ने कानून बनाया है उन कानून के खिलाफ अगर आप जाते तो वह अपराध होता है, जिसके कारण से राज्य के द्वारा एक निश्चित दंड दिया जाना एक प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि अगर आप जो है किसी 420 करेंगे तो आपको इतनी सजा होगी, आप किसी को मारेंगे तो उसकी दूसरी सजा 307 लगेगा, किसी को आप जान से मारेंगे उसके लिए आप पर 302 का मुकदमा चलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक प्रकार से फिट की गई हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो विस्तार से चीजों को मैंने आपको बताया, तो इसको लेकर के आप बिल्कुल घबराए ना। ठीक है, आसानी से चीजों को आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा। टैफ्ट नाम के विद्वान है, वो कहते हैं वैधानिक, वैधानिक माने होता कानूनी रूप से, कानूनी रूप से या वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसा काम होता है, कार्य होता है जो कानून के अनुसार क्या होता है, दंडनीय होता है। यानी कानून के अनुसार कोई ऐसा काम जो कि एक प्रकार से खिलाफ हो, किसके, जो वैधानिक रूप से काम है उसके खिलाफ काम हो। ठीक है, तो वह एक प्रकार से ऐसा काम कोई जिसके लिए जो है दंड विधान में उसके लिए दंड दिया हो कि अगर ये काम करोगे तो आपको 2 चबरा मारा जाएगा, या ये काम करोगे तो 2 साल की आपको सजा होगी, 4 साल की सजा होगी, 10,000 जुर्माना लगेगा, तो वह आपका कानूनी अपराध होता है। इसके अलावा अगले विद्वान है मावरर। मावरर कहते हैं कि अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसे कानून का उल्लंघन होता है, यानी कि कोई भी वह काम जिससे कानून का उल्लंघन होता है वह कानूनन अपराध होता है। यह बात ध्यान रखेंगे। कानूनी परिभाषा मतलब इसकी अपराध की और सामाजिक परिभाषा ऐसे समझे, आप देखते जो चीजें समाज में अपराध होती हैं हो सकता है कानून के दृष्टिकोण से वो अपराध ना हो, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप। आजकल के लड़की लड़कियां एक फ्लैट में एक साथ रहते हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। शहरों में कॉमन सी बात है, बंबई दिल्ली बड़े बड़े शहरों में लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं एक रूम में बिना शादी किए। ठीक है, तो वह क्या हो गए, वह एक प्रकार से कानूनन दृष्टि से तो वैध है कि 18 साल से ऊपर है, उनकी राजी खुशी है, वो आप साथ में रह रहे हैं, ये कानून एक प्रकार से खिलाफ नहीं होता है। ठीक है, कानून जो है इसके खिलाफ काम नहीं करता तो वो कानून अपराध नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आप समाज में रह करके आप ऐसा कृत्य करते तो समाज के हिसाब से वो अपराध है, चाहे वो दिल्ली में रहो चाहे बंबई में रहो। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी इसकी इजाजत नहीं देता कि शादी से पहले एक लड़का एक लड़की एक साथ रहें, तो ये कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यह अपराध होता है। ऐसे ही कुछ काम जो होते हैं वो समाज की दृष्टि से तो अपराध होते हैं लेकिन कानून के दृष्टिकोण से अपराध नहीं होते। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कानून में तो अपराध होते हैं लेकिन समाज में वो अपराध नहीं होते हैं। तो ये चीजें एक प्रकार से आपको समझनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, तो अपराध की ये कानूनी परिभाषा हो गई। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, पूछा जा सकता है आपकी बात। लोम्ब्रोसो नाम के एक विद्वान है, इनके द्वारा बताए गए अपराधी के प्रकारों के नाम क्या है स्पष्ट कीजिए। लोम्ब्रोसो ने जो अपराधी के प्रकार बताए उनके बारे में बताया। देखिए, इटली के अपराध शास्त्री हैं, इटली के एक प्रकार से विद्वान है, अपराध शास्त्र पर बड़ा काम किया था लोम्ब्रोसो ने। कहते हैं कि अपराधी 5 प्रकार के होते। कितने प्रकार के अपराधी? 5 प्रकार के होते। कौन कहता है? लोम्ब्रोसो नाम के एक इतिहास का मतलब कि ये लेखक है, वो कहते हैं। लोम्ब्रोसो क्या कहते हैं भैया? लोम्ब्रोसो क्या कहते हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा इसको सही कर लें। हाँ, तो लोम्ब्रोसो क्या कहते हैं? लोम्ब्रोसो ये कहते हैं कि अपराधी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं जन्मजात अपराधी, कि पैदा होते ही एक प्रकार से अपराध करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए ऐसी परिदृश्य होता है कि वो जन्म से ही अपराधी है। ठीक है। दूसरा होता है विक्षिप्त अपराधी, यानी कि जो एक प्रकार से बिछड़ गए हैं, जिनके माता पिता का उनको साथ नहीं मिला है, या ऐसे अपराधी। ठीक है। अगले होते हैं आवेग युक्त अपराधी, जो किसी एक प्रकार से आवेग में आकर के कभी कोई काम कर लेते हैं। कोई काम किसी को आप मतलब मानते हैं आपका कोई जमीन छका लिया, आप उठे उसको पटक के मारे और उसका प्राणांत हो गया, तो फिर आपको सजा मिल गई। तो ऐसे अपराधी आवेग युक्त जो काम करते हैं। चौथा आकस्मिक अपराधी, जो अचानक से बन गए, जिसका कोई मतलब नहीं था। पांचवे है अभ्यस्त अपराधी, जो एकदम से पूरा जैसे जो क्या नाम है उसका, जो आतंकवादी होते हैं वो अभ्यस्त अपराधी होते हैं, वो एक प्लान के तहत अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं। तो इस तरीके से अपराधी 5 प्रकार के होते हैं: जन्मजात, विक्षिप्त, आवेग युक्त, ठीक है, आकस्मिक और अभ्यस्त अपराधी। ये अपराधियों के 5 प्रकार किसने बताए? लोम्ब्रोसो नाम के अपराध शास्त्री, जो कि इटली के निवासी थे, इटली के अपराध शास्त्री है ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, ब्रोस्टल स्कूल से क्या तात्पर्य है? ब्रोस्टल स्कूल से आप क्या समझते हैं? देखिए, ब्रोस्टल स्कूल एक ऐसी सुधार संस्था है जिसने 18 से 21 वर्ष के
किशोर अपराधियों को रखा जाता है। किशोर अपराधी मतलब कि जो 18 साल से लेकर के 21 साल के बच्चे हैं उनको रखा जाता है, ठीक है, किशोर अपराधी बेसिकली। ब्रोस्टल स्कूल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बंद और दूसरा होता है खुले। बंद ब्रोस्टल संस्था की प्रकृति काफी सीमा तक जेलों की तरह होती है, जिसमें एक प्रकार से जेल में रख के जैसे एक कमरा होता है उसी में उसमें बंद करके रखा जाता है। लेकिन इसमें किशोर अपराधियों से बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के साथ ही उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इंडस्ट्री के बारे में कुछ काम धंधा सिखाया जाता है ताकि वो जब बाहर निकले सुधार गृह से तो वह एक प्रकार से चीजों को मैनेज कर पाए, क्योंकि जब वहां पर जेल में रहेंगे तो जेल से बाहर निकलने के बाद में उनका जो है कैसे पैसा रुपया कमाएंगे तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है, ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा, संगीत और व्यायाम, इन सभी की सुविधाएं बंद ब्रोस्टल स्कूल में होती है, ठीक है, सुविधाएं दी जाती है। ऐसे जो छोटे बच्चे होते जो अपराध करते हैं, 18 साल या 19 साल के बच्चे हैं, 21 साल के बच्चे हैं जिन्होंने अपराध किया है, तो उनको पहले सुधार गृह भेजा जाता है, ब्रोस्टल स्कूल, जहां पर वो जाकर के अपने एक प्रकार से अच्छे काम करके वो साबित कर सके कि हमसे गलती में अपराध हुआ था, ताकि वो दोबारा से कोई अपराध ना कर सके। इसके लिए दंड होता है, एक सुधार गृह होता है। अपराधियों को जेल दंड के रूप में नहीं भेजा जाता, उनको दंड इसलिए दिया जाता ताकि वो सुधार हो, दोबारा दंड वो दोबारा अपराध ना कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं। विस्तृत दंड जानते क्यों दिया जाता है? ताकि एक व्यक्ति को अगर दंड मिलेगा कठोर दंड तो बाकी 100 लोग उससे थर थर कांपेंगे कि अगर हम यह काम करेंगे तो हमको ऐसा ही एक प्रकार से अपराध मिलेगा। इसलिए अपराध करने से पहले 10 बार व्यक्ति सोचेगा कि भाई ऐसा हमारा भी कृत्य होगा। अगला है खुली ब्रोस्टल संस्था। खुली ब्रोस्टल संस्था एक शिविर की तरह होती है जिसमें किशोर अपराधियों को अपने आचरण में सुधार करने का पूरा अवसर दिया जाता है। भारत के 11 राज्यों में इस तरह के ब्रोस्टल स्कूल काम कर रहे हैं जो 18 से 21 साल के किशोरों के लिए सुधार का काम कर रहे हैं, ताकि ऐसे अपराधी जो कि एक प्रकार से अपराध जिन्होंने एक प्रकार से पहली बार किया है और जिनको सुधार करने की जरूरत है, उनको लगता है लोगों को कि भाई पुलिस प्रशासन को या जज को कि इनको सुधर सकते हैं, तो उनको वहां पर भेजा जाता है। वैसे सभी को भेजा जाता है पहले यहीं पर, लेकिन जब वो वहां पर नहीं कंट्रोल होता तो जेल डायरेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है रिमांड गृह का क्या अर्थ है? देखिए, वर्तमान कानूनों में यह व्यवस्था है कि पकड़े गए बाल अपराधी को पुलिस की हिरासत में न रख करके एक विशेष गृह में रखा जाता है। जैसे अगर बाल अपराधी है, 18 साल से नीचे कोई बच्चा है, उसने अपराध किया है, तो उसको जेल में नहीं रखा जाता है, उसको कहां पर रखा जाता है? रिमांड गृह में रखा जाता है, जिसे रिमांड गृह कहा जाता है। संप्रेक्षण गृह भी कहते हैं इसी को। यहाँ लाए गए बच्चों को 24 घंटे के अंदर किसी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जैसे कि थाना होता है, थाना में जैसे थाना टाइप का ऐसे ही रखा जाता है, तो पुलिस के देख रेख में नहीं होते हैं। इनका एक अलग जो है सिस्टम होता है, अलग अधिकारी होते हैं, पुलिस के से अलग अधिकारी होते हैं, वो लोग देखभाल करते हैं इनकी, ठीक है। संप्रेक्षण गृह में निराश्रित, घर से भागे हुए अथवा किसी सामान्य अपराध में पकड़े गए बच्चे से परीक्षा अधिकारी जो होता है, जो जानकारी लेने वाला अधिकारी होता है वहां पर, वो एक प्रकार से बहुत स्वाभाविक रूप से बातचीत करता है, तमाम प्रश्न पूछता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो समझने का प्रयास करता है परीक्षा अधिकारी लोगों को। अपराध उन्होंने क्यों किया है इसके कारण को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य बाल न्यायालय के सामने उसके मामले को बहुत सुलझे हुए ढंग से प्रस्तुत करना होता है, ताकि बालक ने अपराध क्यों किया, किस स्थिति में आकर के किया, इस चीज को वो परीक्षा अधिकारी जानता है और परीक्षा अधिकारी जाता है और बताता न्यायालय में जज के सामने कि इस लड़के ने मजबूरी में किया है या फिर इससे एक प्लान के तहत किया है, वो पहले उसके चेक करके फिर बताता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। भारत में इस समय लगभग 280 से लेकर के तो 280 से अधिक संप्रेक्षण गृह यानी कि रिमांड गृह स्थापित हो चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न रिमांड गृह और ये ब्रोस्टल स्कूल, यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आएंगे, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बाल अपराध का अर्थ बताएं। देखिए, बाल अपराध एक निश्चित आयु से कम उम्र के बच्चों के द्वारा किया गया कोई एक प्रकार से समाज विरोधी काम हो सकता है जो देश के कानून के अनुसार निषिद्ध होता है, यानी देश का कानून उस काम को करने की इजाजत नहीं देता है। ऐसा काम जो कोई व्यक्ति 18 साल से नीचे का लड़का करता है तो उसको हम बाल अपराधी कहते हैं। विभिन्न समाजों के कानून एक दूसरे के कुछ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि जापान में अगर कोई व्यक्ति 14 साल से लेकर के 20 साल तक की आयु में एक प्रकार से अपराध करता है तो उसको बाल अपराधी माना जाता है, जबकि यही आयु स्वीडन में जो है 9 साल से लेकर के 21 साल तक रखी गई है। यानी 9 साल से लेकर के 21 साल तक अगर कोई बच्चा अपराध करता है तो वह बाल अपराधी कहा जाएगा स्वीडन में, ठीक है। 14 से लेकर के 20 तक ये जापान में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बाल अपराध होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न भैया, बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार किस आयु समूह से संबंधित लड़कों और लड़कियों को बाल अपराधी माना गया है? तो 7 वर्ष से लेकर के 18 साल के लड़के लड़की जो कि समाज विरोधी काम करते हैं, कानून में जो काम नहीं करने के लिए कहा गया है, कानून में जो निषिद्ध कार्य है जो रोके गए हैं उन काम को करता है, तो वह एक प्रकार से बाल अपराधी होता है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक गंभीर अपराध करने वाले 18 साल से कम आयु के बाल अपराधियों की सुनवाई सामान्य अपराधियों की तरह करने का प्रावधान किस कानून के अंतर्गत किया जाता है? तो बाल न्याय अधिनियम 2015 में एक प्रकार से 18 साल से कम आयु के बाल अपराधियों की सुनवाई सामान्य अपराधियों की तरह करने का प्रावधान किया गया है, बाल न्याय अधिनियम 2015 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वैधानिक रूप से अपराध वह व्यवहार है जो कानून के अनुसार दंडनीय है, किसका कथन है? तो ये किसने कहा था? हाल्सबरी ने कहा था। अगला क्वेश्चन से, श्वेत बसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम किसने और कब दी थी? एडविन सदरलैंड नाम के विद्वान है, उन्होंने 1939 में सबसे पहले श्वेत वसन अपराध की अवधारणा। श्वेत माने होता है सफेद, वसन माने होता है कपड़ा, अपराध माने अपराध, यानी सफेद पोष अपराध, मतलब इसी को सफेद पोष अपराध कहते हैं, श्वेत वसन अपराध कहते हैं इसी को एक प्रकार से आप जो है सफेद कपड़ा अपराध भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें उद्योगपति, बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी लोग इस प्रकार के अपराध करते हैं। लोगों को पता है कि भाई ये फलाने व्यक्ति अपराध कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं है, ठीक है, उसके कपड़े पर दाग नहीं है, वो सफेद कपड़े में है लेकिन उसने बड़ा अपराध किया है, लेकिन वह एक प्रकार से, सफेद कपड़ा यहाँ पर तात्पर्य नहीं, कहने का मतलब ये सफेद कपड़ा कौन पहनता है? नेता मंत्री पहनते हैं या बड़े बड़े आला अधिकारी जो उच्च अधिकारी होते हैं वो पहनते हैं। तो ऐसे एक प्रकार से क्या होता है, बाल मतलब कि जो अपराधी होते हैं ये अपराध करते नहीं है, अपराध करवाते हैं, इनका एक नेटवर्क होता है जो कि एक प्रकार से अपराध करने पर एक प्रकार लोग अपराध करते हैं, इनको फंडिंग होती, पैसा मिलता है, तो वो श्वेत बसन अपराध होता है। ठीक है, ये बात ध्यान, व्यापारी वर्ग हो गया, व्यवसायी वर्ग, राजनीतिक समूह, ये सब करते हैं ऐसे अपराध। अगला क्वेश्चन है, श्वेत बसन अपराध की 2 परिभाषा दीजिए। क्लिनार्ड कहते हैं कि कानून का वह उल्लंघन जो मुख्य रूप से व्यापारियों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, राजनीतिज्ञों जैसे समूहों के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के संबंध में किया जाता है, वह अपराध होता है श्वेत बसन। सदरलैंड कहते हैं कि श्वेत बसन अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने कि जिसे एक प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति, यानी कि जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, ऊंचा कद है, ठीक है, वह व्यक्ति एक प्रकार से ऐसे अपने पेशे के दौरान ऐसे अपराध करता है, यानी कि वो एक प्रकार से उसका बड़ा पेशा है, बड़े पोस्ट पर है, लेकिन फिर भी वह एक प्रकार से अपराध करता है या करवाता है, तो वो सब लोग जानते भी हैं कि अपराध ये कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई बोल नहीं सकता क्योंकि वो बड़े लोग हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता धारा 161 में भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा दी गई? भ्रष्टाचार मतलब होता है जैसे कोई सरकारी व्यक्ति अपने पद पर है और वह अपने पद पर रहते हुए उसका जो दायित्व है, उस पद का दायित्व है, उस पद का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता है, बल्कि अपने पद के निर्वहन के लिए सरकार से तो पैसा लेता ही है, साथ ही साथ में टेबल के नीचे से भी पैसा लेता। टेबल नीचे का पैसा मतलब होता है कोई व्यक्ति आया, साहब तनी वो रिपोर्टवा हमारे लिख देते हो, कहा अच्छा, पीछे निकाल के एक बढ़िया गड्डी निकाल के टेबल पर पकड़ा जिन्होंने, पट से उनके गोड़े मारे पैसा, लेकिन पट से पकड़ नहीं जुड़ते, ना कैमरा में आवा ना कुछ आवा, पट से जुड़ते व्यवस्था। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, तो ठीक है, देखते हैं, प्रयास करेंगे, हो जाएगा, आंख कैसे कह देंगे, हाँ ठीक है, मामला सेट। ऐसे जो है एक प्रकार से कृत्य भ्रष्टाचार कहे जाते हैं। भ्रष्टाचार ना केवल एक प्रकार से पुलिस में आज देखने को मिलता था पहले, लेकिन अब तो बहुत भ्रष्टाचार, पुलिस वगैरह एकदम से रिस्ट्रिक्ट हो गए, बहुत ठीक ठाक हो गए हैं, पूरा बहुत जबरदस्त व्यवस्था हो रही है। ठीक है, पहले देखते हैं पुलिस जहां मन होता था एक गाड़ी वाले रुको, दे रुको रुको रुको, हेलमेट दिखाओ, हेलमेट भी निकाल दो, तब भी गाड़ी चालान लो। तो पैसा पहले क्या होता था, वो लिख करके लाओ, 100-200 लेकर के जाओ, निकल जाओ, हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब पुलिस भी ऐसे रखते हैं, ऐसे फोटो खींचते हैं और तुरंत काट देते हैं, ऑनलाइन जाकर के चालान अपना भरो तुम। ठीक है, 3 बैठ करके जाओ, रोकेंगे नहीं तुमको, लेकिन चौराहे पे लगा है कैमरा, टक से जुड़ते कैमरा, तुम्हारा फोटो निकाला नंबर, तुरंत तुम्हारे मैसेज आ गया मोबाइल पे कि भैया 6000 रुपया का चालान तुम्हारे नाम से कट गया। हमारे मोटरसाइकिल पे कट गया था 6000 रुपये चालान। ठीक है, जो है छोटा भाई हमारा पेपर देने गया था, तो मेरे हिसाब से 2 बच्चे उसके साथ गए कि दोस्त से कहे बैठा लो, 3 बैठ के गए थे पेपर देने के लिए, पल्सर गाड़ी थी तो कट गया। चलिए, तो भारतीय दंड विधान
धारा 161 में भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी जो जनता का कर्मचारी, जनता के लिए बैठा है, वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त, वैध माने जो उसका काम है उसके अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय को पक्षपात पूर्ण रूप से प्रभावित किया जाए, तो यही काम भ्रष्टाचार कहलाता है और इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी व्यक्ति कहलाता है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के कारणों को बताइए। देखिए, भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है दूषित राजनीति। दूसरा कारण है, क्योंकि राजनीति का कोई मतलब, राजनीति के लोग ही भ्रष्टाचार करवाते हैं, वही उनका हाथ होता है। दूसरी बात, राजनीति प्रशासन और औद्योगिक जगत की मिली भगत होती है, इस वजह से भी भ्रष्टाचार खूब दबा के होता है हर मामले में। कानूनी दोष भी है भारतीय संविधान में। इसके अलावा नौकरशाही का असंतुलित विस्तार हो रहा है इससे। सेवा स्थायीकरण के नियम भी इसमें इसके कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगला कारण है संघवाद का दुरुपयोग होता है। दंड की नरम नीति की वजह से, सामाजिक मूल्यों में जो कमी आ रही है, उन मूल्यों की कमी की वजह से ऐसे एक प्रकार से भ्रष्टाचारी काम किए जाते हैं। काला धन जो है ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। प्रशासन की उदासीनता इस मामले में, क्योंकि प्रशासन खुद उसी में लिप्त हो जाता है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा प्रतीत होने लगता भारत में। ये बात ध्यान रखेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है, इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, कल आपकी परीक्षा है, आप ये पीडीएफ और इससे पहले एक महासंग्राम वीडियो महामाराथन मैंने और दिया था, 2 वो और एक 2024 वाला, ये 3 वीडियो या फिर 2 वीडियो ही आप देखें। 2 पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, 3 पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन पेपर आपका कैसे आएगा वो क्वेश्चन पेपर में सेंड करूंगा, प्रीवियस ईयर सब कुछ आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस करें, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करना, क्या आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं, ठीक है। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है किसकी, क्रैश कोर्स की। क्रैश कोर्स में क्या होगा, कम समय बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी मात्र 100 रुपए फीस में। सभी विषय की तैयारी कितने रुपए में, 100 रुपए फीस में हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। मात्र अगर आप 100 रुपए फीस जमा करते तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, 4th सेमेस्टर, पूरा 4th सेमेस्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी जो है कुछ बच्चे हैं जिनका पेपर एक प्रकार से होने वाला है और वो सोच रहे हैं हमको पीडीएफ भी मिल जाए, ठीक है, और हम 5th सेमेस्टर में भी एक प्रकार से ऐड हो जाए। देखिए 5th सेमेस्टर का अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते तो वैसे तो फीस आपके आज के लिए 4th सेमेस्टर के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। लेकिन आप सोचते हैं कि अब अभी क्या लेना है, लेकिन अभी के लिए ही कोर्स व्यवस्थित किया गया है कि आप अभी की तैयारी कर पाए। लेकिन अगर आपको इसी के साथ 5th सेमेस्टर में भी आपको ऐड होना है, 5th सेमेस्टर भी आप चाह रहे कि आगे जैसे 5th सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च करें तो तुरंत आप जोड़ दें उसमें साथ भी, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले देखो 5th सेमेस्टर का अगर अलग लेंगे तो 100 रुपए आपकी फीस उसकी भी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि गुरुजी हमको 4th सेमेस्टर में अभी ऐड कर दीजिए और 4th सेमेस्टर जो है उसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए और लाइव क्लास सेंड कर दीजिए, और इसके साथ जब आप 5th सेमेस्टर का बनाएंगे तो भी हमको आप जोड़ दीजिएगा, तो इसके लिए आपका कुल मिलाकर के वैसे 200 लगते, लेकिन आपका 200 ना लग करके उसके लिए कितने लगेंगे, मात्र 150 रुपए अभी के लिए, जब आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है तब तक के लिए है, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना वो अभी भी जुड़ सकते हैं। 150 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा, 4th सेमेस्टर प्लस में 5th सेमेस्टर की क्लासेस, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स। ये जब क्लास जुड़ेगी वैसे जैसे 4th की क्लास खत्म होगी, 4th का पेपर खत्म होगा, 5th की क्लासेस शुरू करवा दी जाएंगी, तो जल्दी आप जुड़ेंगे, पहले जुड़ जाएंगे तो मात्र 50 रुपीज आपके फाजिल लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, और उसमें आपको सभी सब्जेक्ट, यहाँ पर भी क्या होगा, एक मेजर सब्जेक्ट आपका 5th सेमेस्टर में कम हो जाएगा, माइनर का तो पेपर होता ही नहीं है, मतलब कि 5th सेमेस्टर में, 4th में भी नहीं होता है, और आपका को करिकुलर रहेगा तो को करिकुलर, और एक पेपर के, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, तो उन 4 पेपर वो, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट की मिलाकर के, और एक पेपर को करिकुलर का, उन 5 पेपर की तैयारी मात्र और मात्र आपकी जो है इसी पैसे में 4th का भी कर देंगे और 5th का भी कर देंगे। तो जो बच्चे एक प्रकार से जन नाट्य संघ बलिया में है, विश्वविद्यालय में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का, तो भाई जो है अभी देखिए 100, अगर आप जुड़े किसी विश्वविद्यालय से हो, ऑब्जेक्टिव पेपर हो, लिखित पेपर हो, तो अगर आपको जुड़ना है, 4th का भी जुड़ना चाहते हैं और 5th भी कहते हैं आगे चल करके आप जोड़ देंगे, तो 150 पड़ेगा, नहीं तो आप 200 रुपए 4th सेमेस्टर के आपको पे करने पड़ेंगे, और जब आप 5th सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन होना चाहेंगे तो आपके लिए फिर से 100 पड़ेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तीनों चारों सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, को करिकुलर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के कुछ अब की बार क्या व्यवस्था की गई कि भाई पीडीएफ
उसके आंसर के साथ दिए जा रहे हैं, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से, आप डीडीयू से आप जबकि परीक्षा होती है तो उसके लिए व्यवस्था है, ठीक है। आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, उसके लिए व्यवस्था है, ठीक है। आप भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय से, उसके लिए व्यवस्था है। चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सुहेल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, इसके अलावा आपका चौधरी मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया हो गया। इसके अलावा आपका कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, छत्रपति साहू जी महाराज। इसके अलावा और भी आपके विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि और भी कौन से विश्वविद्यालय आपके, शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे और तमाम विश्वविद्यालय हैं, तो वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। तो आप फटाफट से आप तुरंत जो है जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे सभी को जुड़ना चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो प्रश्न रखे गए 8 इकाइयों से बनने वाले प्रश्न है, इसमें आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पढ़ के जाए। क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, भारत में सूचना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनार मिल्डर। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं तिलक उत्तरीय में। अगला प्रश्न, सन 2013 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। केजरीवाल, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, सब लोगों ने मिलकर के किया था। लेकिन आप देखते हैं कि अब जो है केजरीवाल जो है खुद ही भ्रष्टाचार के लपेटे में आ गए थे बेचारे। साइबर अपराध का प्रेरक किसको माना जाता है? जॉन ली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पागलपन किसे कहते हैं? तो इंटरनेट पर छिपे तौर पर कुछ इस तरह की किस्से, कहानियां या गाने दे दी जाते हैं जो पूरी तरह काल्पनिक होने के बाद भी उत्तेजक होते हैं। इन्हें बार बार देखने या सुनने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अर्ध पागलपन की दशा तक पहुंचने लगता है, और यह एक तरह से व्यक्तित्व का विघटन है जो मानवाधिकार के बहुत प्रतिकूल है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि वर्तमान में होने वाले अनेक बाल रोग कंप्यूटर के विभिन्न कार्यक्रमों का परिणाम है, क्योंकि आजकल लगातार तमाम प्रकार के शो आ रहे हैं। आप देखते हैं, कहते हैं कि ये अब आ गया, ये तगड़ा, ये दुनिया भर का टीम टाम जो बताते हैं, सबका अपने फायदे के लिए बताते हैं। कोई आपको मनोरंजन देना नहीं चाहता है, मनोरंजन के बदले आपसे पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। दुनिया भर का आप उसी में अगर आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म की वीडियो देखने बैठ जाए, आपका 3 4 5 जन्म आपका कम पड़ जाएगा उस चैनल की वीडियोस को देखने में। इतना सारा कंटेंट उपलब्ध है, आप देखते रहिएगा। फंस गए अगर इसमें चस्का लग गया। इस समय ड्रीम 11 सर्कल, पता नहीं कौन कौन सा, माई 11 सर्कल ऐप, ठीक है, ये प्रोबो ऐप, ये दुनिया भर का सब प्रचारित करे हैं। 1-1 करोड़ रुपया सबको मिल चुका है जितने लोग प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, पा गए तमाम पैसा, प्रचार कर रहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, किया वो ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। अब आज का युवा क्या कर रहा है, टीम बना करके 3 करोड़ के सपने देख रहा है, ठीक है। 1 करोड़ 2 करोड़ के लोगों ने पैसा लगाया, उनमें से केवल 1 लोग को 3 करोड़ मिलना है। उसी चक्कर में पूरा भारत परेशान है, भारत नहीं पूरा विश्व परेशान है। इंटरनेशनल लेवल तक लोग पैसा लगाते हैं उस पर। अब उसी सट्टेबाजी में दुनिया एकदम से परेशान है, ठीक है। लड़के एकदम से डरे है, कह का हो आज मरिए ना मरिए, वो मेरी दुनिया भर के टीम टाम उसमें करते रहते हैं। ये एक प्रकार से इंटरनेट पागलपन की ही दौर में आप चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे दुनिया भर का एक प्रकार से, पहले 1-2 मैच होते थे, अब आईपीएल में डेली 2-2 मैच, 3-3 मैच, एक दिन में 1 मैच, संडे को और शनिवार को 2 मैच होता है। क्यों? क्योंकि जानते संडे को छुट्टी रहती है, तो भाई ठीक है, टीआरपी बटोरना तो बहुत ही एक प्रकार चीज है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना किसी के बारे में कुछ कह रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि यही सब इंटरनेट पागलपन है कि आप 1 मैच देखेंगे, 2 मैच देखेंगे, तो जो कमेंटेटर होता है सिद्धू पाजी जो है, एकदम से उछल उछल के बताएंगे। क्रिकेट की तो उसमें बात ही नहीं करेंगे, वो बस कहेंगे और भाई उड़ाया। अब देखिए उड़ाया बोल दिया, लेकिन जैसे उड़ाया उसने ऊपर गई के नीचे लोकल ही से तू खड़ा है, फील्डर कैच ले लिया। अब उड़ाया फिर ये तो नहीं गया था, बल्ले पे सटीक नहीं आया था, ये ऐसे बोलेंगे। अरे गुरु ये तो मारेगा, तबाही मचा देगा, ये करेगा, वो दुनिया भर का इतना बढ़ा चढ़ा के बता देंगे कि लगेगा क्रिकेट ही दुनिया है पूरा। क्रिकेट के अलावा पूरे संसार में कुछ है ही नहीं है। जो क्रिकेट ना देखे वो पागल है, बेकार है, उसका जन्म ही लेना ही बेकार हो गया। जो क्रिकेट ना देखे ऐसा बोलेंगे, ऐसा बताएंगे, लगेगा गुरु। और 2-3-4 लोग बैठेंगे, ये टेक्निक से ऐसा मारा, ये एंगल देखिए, ऐसा एंगल से, ये महान है भाई, महान है। एक गेंद पे बैट मार देने से कोई महान थोड़ी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती किसी को महान बनाने में, ठीक है। 3 हाथ का बैट लिए, छोटी सी गेंद आ रही, उसको क्यों नहीं मार पाओगे? बेकार ठूक फंसाएंगे, 2-3 छक्का तो कोई भी मार देगा जाकर के। लेकिन अब उसमें भी टेक्निक है, उसमें भी मेहनत लगती है। मैं ये नहीं कहता हूं, देखिए हर एक काम में मेहनत लगती है।
ठीक है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे जो हो, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बता देना कि व्यक्ति उसी में पागल हो जाए। तो यही होता है भैया इंटरनेट पागलपन। आगे देखिएगा, बाकी दूसरे खेल को कोई महत्व ही नहीं देता है क्रिकेट के अलावा, परेशान है बाकी खेल वाले, वो भी उसी में प्रचार करवाते हैं जियो हॉट स्टार पे कि भाई हमारो प्रचार उसी क्रिकेटवा में, हॉकी प्रचार आ गया, फुटबॉल का प्रचार आ गया। ठीक है, तो यही सब चीजें हो रही हैं आजकल। देखिए तार्किक बम से क्या तात्पर्य है। देखिए साइबर अपराध के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में व्यापक स्तर पर वायरस डाल करके उसे या तो क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है साइबर अपराधियों के द्वारा। साइबर अपराधी मतलब कि कोई आपका जीमेल अकाउंट हैक कर ले, कोई आपका यूट्यूब चैनल हैक कर ले, कोई आपका जो है मोबाइल हैक कर ले, कोई आपके खाते से पैसा निकाल ले। आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। एक एप्लीकेशन आ गया पेटीएम जैसा दिखता है, उसको ऐसे स्कैन करेगा वो और आप वो दिखा देगा कि आपके बैंक में ये फला फला चला गया है, लेकिन अब वो नहीं जानता जो बनाया बहुत दिमाग से बनाया है। लेकिन अब जो मशीनियां होती है बोलने वाली, वो बोलेगी ही नहीं, आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप पे एसएमएस दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में 100 रुपए आ गए हैं, या फिर ऐसे रहेगा। ठीक है, वो भी मतलब बताएगा, स्क्रीन शॉट एकदम से वैसे बन जाएगा। ठीक है, ये एक फ्रॉड चल रहा है। एक दो बच्चों ने मेरे पास भी ऐसा किया। ठीक है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि गुरुजी जो है हमसे बहुत ज्यादा, जैसे आपके टीचर हैं तो आपसे कम से कम 3 गुना जानते होंगे इस मामले में, तब आपके टीचर है। किसी भी क्षेत्र में आप अगर थोड़ा सा चलना चाहेंगे, चाहे जो क्षेत्र हो, तो उसमें 2-3 कदम आपसे आगे जरूर होंगे, क्योंकि अनुभव भी है और एज भी आपसे 2-3-4 साल ज्यादा ही होगी। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 100 रुपए गुरु जी का चूना लगा देंगे आज के टेक्निकल युग में, तो बिल्कुल आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हमारे पास इतने टेक्निक्स हैं, इतने चीजें हैं कि तुरंत पता चल जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने विधि हैं, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। कल एक बच्चा था, उसने एक प्रकार से स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा, मैंने उसके पास फोन लगाया, जैसे फोन लगाया 2 बार उसका फोन नहीं उठाया, उसके बाद में वो एक प्रकार से जो स्क्रीनशॉट भेजा तुरंत डिलीट कर दिया, और उसके बाद में जो है हमको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, हमने कहा कि बेटा जो है 420 कर रहे हैं, सीधे अंदर जाएंगे आप, तुरंत जो है गुरु जी। तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर से, सर जी वो गलती हो गई थी हमसे। हमका क्या स्थिति पड़ गई थी बेटा ऐसे करने की 100 रुपए के लिए, आप कच्चा खरीदने मार्केट में निकल जाओगे 100 रुपए से आपकी चले जाएगी, तो वो चीजें हैं। तो देखिए क्षतिग्रस्त कर जाता है, अथवा नेटवर्क से संबंधित आंकड़ों में इस तरह विस्फोट हो जाता है कि अधिकांश आंकड़े भौतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के साइबर अपराध कोई विद्वेषपूर्ण काम करने जैसी किसी विशेष प्रतिष्ठान को हानि पहुंचाने अथवा उसकी व्यापारिक साख को कम करने के लिए आप देखते हैं विरोधियों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, साइबर बमबारी कहते हैं इसी को। अगला क्वेश्चन आ चुका है, साइबर अपराध के लिए सबसे पहले किसको और किस सन में सजा हुई थी। तो सन 1981 में लॉन मर्फी जो था पहला व्यक्ति था जिसे साइबर अपराध के लिए सजा हुई थी। साइबर अपराध माने कि एक प्रकार से क्या होता है, ऑनलाइन जो है एक प्रकार से हैकिंग वगैरह करना ही साइबर अपराध होता है, जो कि बहुत ही बेकार है। आजकल साइबर अपराध इतने चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आपके पास लिंक भेजा जाएगा, लिंक आपके पास भेजेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि भाई इस लिंक को टच करके आप करो। ठीक है, एक लड़की का भी वीडियो वायरल हुआ है, वो बोलेंगे कि आपके पास एडिट करके उसको भेजेंगे कि आपके पास देखो एसएमएस गया। एसएमएस तो आपको भेज देंगे, वो एसएमएस भेजेंगे आपको कि आपके अकाउंट में फला 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 नंबर पर अकाउंट नंबर एक्स लिख करके उसी पे पीछे का नंबर लिख देंगे और कहेंगे कि जो है आपके अकाउंट में देखो 10,000 गया, 50,000 गया। आप बोलेंगे अरे वो तो गलती से लगा, आप मेरे अकाउंट में ऐसा करिए, आप उसको भेज दीजिए। एक लड़की थी, उसने वीडियो बना लिया, उसने क्या किया, उनके जैसे उसी के एडिट मेथड से उनको एडिट करके कहा कि हाँ अंकल जी आपके पास मैंने 50,000 भेज दिए हैं और आप इसको देख लीजिए। अब अंकल जी कह रहे हैं हाँ बेटा मान गए, आपको मान गए वो, और तुरंत फोन काट दिया। बेवकूफ बना रहा था बच्ची को कि आपके पिताजी ने कहा है कि 10,000 बच्ची के अकाउंट में भेज दो, लेकिन वो लड़की और होशियार थी, लड़की ने उसको चूना लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ना तो किसी लिंक पर आपको टच करना है कभी जीवन में। जैसे कोई लिंक कोई व्यक्ति भेजता है, और जैसे हम लोग भेजेंगे तो उस पर आप, जैसे कि लिंक मतलब क्या होता है, कोई आपको ऐसा भेजे कि जिसको आप कभी जानते ना हो। जैसे हमको आप जानते हैं यूट्यूब की लिंक है तो उसको आप टच कर सकते हैं, यूट्यूब की लिंक है, फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की, ऐसे वो लिखा रहता है उस पर, इंस्टाग्राम फेसबुक रील लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन जब आपको अनजान नंबर से कोई लिंक आए जिसका आपको कोई पता आता ना हो, तो उसको आप देखिए, इसीलिए अनजान नंबर से कोई लिंक आती है तो पहले वो खुलती भी नहीं है, जब उसका नंबर आप सेव करते तब ही लिंक ओपन होती है। तो ऐसे में एक प्रकार से तो ऐसे बोलेंगे कि लिंक ओपन करो फिर जाकर के वो करो, तो फिर आपका फोन उनके अंडर में चला जाता है। फिर ओटीपी जो आती है वो आपके नंबर पर मोबाइल पर आती है, और वो चूंकि आपका मोबाइल उनके सिस्टम में है तो ओटीपी वो मंगवा करके आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो साइबर अपराधी होते हैं। भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस सन में पारित किया गया? 1985 में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला क्वेश्चन है भैया, भ्रष्टाचार की विशेषताएं बताएं। देखिए पहली विशेषता, भ्रष्टाचार में स्वार्थ पूर्ति हेतु लघु मार्ग अपनाया जाता है। लघु माने छोटा मार्ग, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने हित को साधने के लिए एक प्रकार से टेबल के नीचे से पैसा लेना भ्रष्टाचार। दूसरी बात, इसमें नगद या वस्तु के रूप में घूस दी जाती है। तीसरी बात, इसमें अयोग्य के प्रति पक्षपात और योग्य के प्रति अन्याय होता है, यानी जो योग्य है उसको पद नहीं मिलता है, अयोग्यों को पैसा लेकर के उसमें भर्ती कर दिया जाता है। अंततः समाज को इससे क्या होती, हानि होती है। इसके अलावा यह लेन देन के सिद्धांत पर आधारित होता है। भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी होता है और साधन भी, यानी कि जैसे आपके पास कोई साधन है तो आप हमारी मदद कर देंगे, हम आपकी मदद कर दें, इस तरीके से भी हो सकता है। भ्रष्टाचार में कानून या नियमों की अवहेलना की जाती है। कभी कभी कानून के विपरीत न होने पर भी न्याय और नैतिकता के विरुद्ध आचरण करना भी भ्रष्टाचार कहलाता है। यानी कानून विरोधी आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कानून विरोधी काम ना करते हुए भी वो सामाजिक अपराध होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्य का उल्लंघन करता है, यानी जो काम उसको दिया जाता है वो काम उसको नहीं करता है, वो एक प्रकार से लालचवश कोई दूसरा काम करता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार में कर्तव्यों का उल्लंघन जानबूझ करके भी किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार की विशेषताएं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार के क्या परिणाम होते हैं, देखिए हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के परिणाम। भ्रष्टाचार भी त्याग की तरह ऊपर से ही शुरू होता है और नीचे की ओर प्रसारित होकर संपूर्ण समाज को अपने रंग में ला देता है। भ्रष्टाचार में निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला परिणाम, बृहत वफादारी के स्थान पर स्थानीय वफादारी बढ़ती है और देश एवं सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत और स्थानीय हित को महत्व इसमें दिया जाता है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक स्थिरता और एकता के खतरे, मतलब एकता जो होती है, राजनीतिक एकता या सामाजिक एकता खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा नियमहीनता और कानूनों की अवहेलना में वृद्धि होती है। इससे भ्रष्टाचार की वजह से ही कीमतों में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों में निराशा, तनाव, संघर्ष उत्पन्न होता है। जिन लोगों को निकाल दिया जाता है जबकि वो योग्य हैं, तो उनमें एक प्रकार से निराशा की भावना आ जाती है कि भाई हम योग्य थे, हमको नहीं लिया गया, ठीक है। भ्रष्टाचार के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र और नैतिकता का ही पतन होना शुरू हो जाता। तो ये सारे परिणाम भ्रष्टाचार के हैं, आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं थी। रॉबर्ट ब्रुक्स कहते हैं कि इसमें किसी मूर्त या अमूर्त, मूर्त माने जिसको आप छू सके, जिसको देख सके, मूर्त हो जिसको साकार रूप, अमूर्त माने जो साकार ना हो, ठीक है। मूर्त अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य जो होते हैं वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित किए जाते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार अपने या अपनों के अथवा अपने राजनीतिक दल के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया अपनी सत्ता का अनुचित व गैर कानूनी प्रयोग होता है। यानी जो अनुचित होता है उचित नहीं होता है और गैर कानूनी होता है कानून के हिसाब से भी ठीक नहीं होता है। अतः सामान्य शब्दों में व्यक्तिगत या पारिवारिक हित के लिए अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है वह व्यक्ति, अनैतिक और गैर कानूनी काम करता है, वही काम भ्रष्टाचार कहलाता है। यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में आतंकवाद का सामना करने के उपाय को संक्षेप में बताइए, यानी कि भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, उसके क्या उपाय हैं लिखेंगे। इस संबंध में हमारी सरकार के लिए एनएस सक्सेना के अनुसार कई सारे उपाय बताए गए हैं। सक्सेना साहब ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध सूचना एकत्रित करने में नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना, पहला, यानी कि पुलिस द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध सूचना एकत्रित करने में नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना। दूसरा, आतंकवादियों के पास वित्तीय साधनों को उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए घटना या घटाना, ठीक है। यानी आतंकवादियों के पास वित्तीय साधन जो है, यानी जहां से उनका पैसा रुपया आता है, जहां से उनको फंडिंग होती है, वो फंडिंग वाला तार ही काट दे, यानी फंडिंग जो दे रहा है उसको ही इधर उधर कर दे, यानी फंडिंग का रास्ता उसका सब क्लियर कर दे, ठीक है। फंडिंग ना मिल पाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आतंकवादियों की किसी समूह की किन्हीं भी मांगों को अस्वीकार किया, यानी कोई भी मांग करे वो उन मांगों को पूरा ना किया जाए, तब वो एक प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां नहीं करेंगे। वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम किसी हवाई जहाज को हैक कर लेंगे, किसी ट्रेन को हैक कर लेंगे और बोलेंगे कि हमारे इनके आकाओं को छोड़ दो जो जेल में बंद है, तो हमारी सरकार अगर छोड़ देगी तो ऐसे में वो जब फिर से हम पकड़ेंगे तो फिर से कोई गतिविधि करेंगे और फिर से छुड़वा ले जाएंगे। ऐसे में उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाना चाहिए, उनसे डर करके सामना करें, उनको यहाँ से खदेड़ें।
इसके अलावा बंदी आतंकवादियों को शीघ्र और न्यायिक दंड, मतलब कि शीघ्र और न्यायिक दंड तुरंत दे, उनको रोके ना ज्यादा देर तक कि जेल में बंद करें, नहीं उससे दिक्कत होगी। दंड देने में जितनी देर होगी, जितनी देर उन्हें मुकदमे के दौरान जेल में रखा जाता है, उतनी ही उनकी आतंकवादियों की छूटने की संभावना बढ़ जाती है और आतंकवादी गतिविधियां होने लगती है, क्योंकि उनके जो चमचे होते हैं वो करने लगते हैं। पांचवी बात, आतंकवादियों, उनके साथियों, उनकी कार्यशैली और उनके वित्तीय और हथियारों के जो स्रोत हैं, यानी कहां से उनको पैसा मिलता है, जहां से हथियार मिलता है, वो सभी के बारे में हमको सूचना एकत्रित करनी चाहिए और अधिक प्रभावी गुप्तचर तरीकों का उपयोग करके इनको एक प्रकार से खत्म करना चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर निरंतर सुरक्षा उपायों में सुधार करना चाहिए। आतंकवादियों से निपटने वाले बलों को अधिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए, मतलब वैज्ञानिक प्रशिक्षण दे, ताकि वह एक प्रकार से आतंकवादियों से डट करके सामना करके उनको एक प्रकार से यहां से मार भगाए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, मादक द्रव्य व्यसन किसे कहते हैं? मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं बताएं। मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है? मादक द्रव्य व्यसन या मद्यपान, दोनों का मतलब एक होता है। मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन मतलब जैसे गुटखा, बीड़ी, शराब, सिगरेट, हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम, ये सब जब आप ग्रहण करते हैं, जिससे आपका कंट्रोल जो होता है दिमाग का, वो एक प्रकार से नहीं रह जाता आपका, ठीक है, ऐसी स्थिति को ही एक प्रकार से मद्यपान व्यसन कहते हैं। जैसे दारू, शराब, मदिरा पीना ही यही होता है, ठीक है। नशीली चीजों का सेवन करना ही मादक द्रव्य व्यसन होता है। इसकी क्या क्या विशेषता है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की विशेष समिति ने मादक द्रव्य व्यसन को परिभाषित करते हुए लिखा कि यह अस्थायी और पुनरावर्तन रूप में नशाखोरी की वह दशा होती है जो व्यक्ति और समाज के लिए हानिप्रद होती है। उस व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए वह खतरा होता है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी, ठीक है। उसकी उत्पत्ति स्वाभाविक और कृत्रिम रूप से मादक द्रव्य सेवन की पुनरावृत्ति से होती है। कोई व्यक्ति अगर एक बार मादक द्रव्य व्यसन ग्रहण करता है तो उससे उतना नहीं, लेकिन अगर वो लगातार वही बार बार करने लगता है, पुनरावृत्ति करता है, तो ऐसी स्थिति में वह एक प्रकार से चीजों में फंस जाता है, यानी कि वह एक प्रकार से मादक द्रव्य व्यसन कहलाता है और वह चीजों को नहीं जान पाता। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार की। मादक द्रव्य व्यसन, पहली विशेषता, मादक द्रव्य के निरंतर सेवन की तीव्र इच्छा या आवश्यकता उसे किसी भी साधन द्वारा प्राप्त करना एक प्रकार से जरूरी हो जाता है। जैसे कि उसको कुछ भी करना पड़े, उसको खेत बेचना पड़े, उसको खेत अपना गिरव रखना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो उसके लिए एक प्रकार से क्या होता है, वह एक प्रकार से कुछ भी करने को तैयार रहता है अपनी लत को पूरी करने के लिए। दूसरी बात, मादक द्रव्य की मात्रा को निरंतर बढ़ाने की प्रवृत्ति, ठीक है, क्योंकि मादक द्रव्य पहले आप 1 घूंट शराब पीते, फिर 2 घूंट पीते, फिर 3 घूंट, फिर 4 घूंट, फिर 10 घूंट, फिर बोतल में पीने लगते हैं, क्वार्टर पूरा आधा चढ़ाने लगते हैं, ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगली विशेषता, मादक द्रव्य के परिणामों के प्रति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता भी होती है। लोग एक प्रकार से उनका शरीर और मनोवैज्ञानिक, मतलब कि उसका मन उसी में लगा रहता है जो नशा करने लगता है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त व्यापक रूप से इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है मादक द्रव्य व्यसन की, कि लोगों का प्रमुख आकर्षण इनकी ओर इनके प्रभावों की वजह से होता है। इनका प्रभाव उत्तेजना के रूप में निहित या मूर्छित अवस्था के रूप में होता है, यानी या तो एकदम से बहुत ज्यादा फनफना जाएंगे या तो एकदम से मूर्छित टाइप के हो जाएंगे, उनके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। जिन लोगों को इनका सेवन करने की एक बार की प्रवृत्ति पड़ जाती है, वह लोग इसके द्वारा होने वाली मानसिक, नैतिक या शारीरिक क्षति को ध्यान दिए बिना इसका निरंतर प्रयोग करते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी मानसिक यानी आपका जो मन होता है या आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। नैतिक यानी आपका इस समाज में जो आपकी रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। साथ ही साथ में शारीरिक क्षति यानी कि आपका शरीर जो होता है एकदम से पंगु हो जाता है, मतलब कि आपके पास हाथ है लेकिन हाथ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आप अपनी पत्नी को गाली देंगे शराब पी करके आएंगे, क्योंकि जब शराब व्यक्ति पीता है तो अपने से निर्बलों को ही गाली देता है, और उसी पे अगर शराब पीने वाले को 2 ठहाका बढ़िया से मारे अगर खींच के, तो वो जब से 2 ठहाका पड़ेगा, जैसे गाली दे रहा है 2 ठहाका लड़ा आप उसको मारे, उसके सारी नशा उसकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, तो नशाखोरी ही एक प्रकार से मद्यपान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विस्थापन से आप क्या समझते हैं? विस्थापन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने स्थान से किन्हीं वजह से दूसरे स्थान पर जाने पर मजबूर हो जाता है तो उसी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बेसिकली किसकी वजह से होता है? जैसे कोई बांध बन रहा है किसी एरिया में, तो बांध बनने से क्या होता है, नदी पर, नदी में चूंकि जल ज्यादा होता है तो नदी का जब मार्ग रुक जाएगा, नदी का जल इधर उधर फैलने लगेगा, आसपास के इलाके में जो घर होंगे वो सब डूब जाएंगे। तो ऐसे में पहले से बता दिया था कि भाई ये एरिया पूरा का पूरा बाढ़ से ग्रसित हो जाएगा अगर बांध बनेगा तो
तो वहां से प्रवसन कर दिया था उनका, वहां से हटा दिया था उनको, यानी कि उनको उनका विस्थापन करवा दिया था। जैसे कश्मीरी पंडितों का विस्थापन आप देखते हैं, वहां के जब जो मुस्लिम लोग थे वहां के, एक प्रकार से जो आतंकवादी लोग थे, उन लोगों ने एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। तो जब प्रताड़ित हुए वो लोग वहां से, तो भागे वहां से। उनकी बहन बेटियों से के साथ दुर्व्यवहार, उनके गले को काट दिया जाता था, उनके गहने वहने छीन लिए जाते थे। तो कश्मीर में आने देखा तो उनका क्या हुआ, विस्थापन ही हुआ है। वो भाग आए इधर उधर कहीं जाकर के बसते। अंग्रेजी भाषा के डिस्प्लेसमेंट का हिंदी पर्यायवाची शब्द है विस्थापन, जिसका अर्थ होता है अपना स्थान बदलना अथवा अपने स्थान से हटना। जब कभी कोई व्यक्ति या समूह किसी कारण के बस अपने अस्थायी स्थान से हट जाता है अथवा हटा दिया जाता है किसी वजह से, तो उसे विस्थापन कहते हैं। जबकि हटाए गए व्यक्ति को विस्थापित कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में बड़े बड़े बांधों का निर्माण किए जाने से उनके समीपवर्ती डूबते क्षेत्र में जो आने वाले गांव है, बस्तियां हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य स्थान पर उनको बसा दिया जाता है। भाखड़ा नागल, नर्मदा घाटी, ऐसे तमाम प्रकार के बड़े बांधों के निर्माण की वजह से वहां के जो डूबते क्षेत्र थे, उनकी जो आबादी थी, उन लोगों को अन्य स्थानों पर उनके बदले में जमीन दी गई, घर बनवा करके दिया गया, यानी उनको विस्थापित कर दिया गया कि भाई अब आपका घर ये नहीं, दूसरे स्थान पर जाकर के रहो। पंजाब, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ितों को वहां से हटाया गया और दिल्ली में लाकर के उनको बसाया गया। सिर्फ कश्मीरी पंडित, आप इसका नमूना उदाहरण देख सकते हैं। ये सभी विस्थापन के ही उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से विस्थापन की समस्या के समाधान के उपाय बताएं। विस्थापन की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए, कई उपाय हैं। राजनीतिक उथल पुथल और क्रांति के मूल में आर्थिक कारणों के साथ साथ कुछ अन्य कारण भी पाए जाते हैं। सन 1917 ईस्वी में रूस में हुई कम्युनिस्ट क्रांति ने वहां जारशाही शासन को उखाड़ करके फेंका और साम्यवादी शासन की स्थापना करी। यह दीगर बात है कि रूस में साम्यवादी शासन 70 वर्षों से अधिक नहीं चल सका। ये दूसरी बात है। ठीक है, रूस के अनेक प्रांत रूसी गणराज्य के शासन से पृथक हो गए। इससे वहां पर भी विस्थापन की समस्या उग्र हो गई। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाओं व विस्थापितों से निपटने के लिए सरकार को इससे संबंधित विशेषज्ञों के अनुभव और ज्ञान संबंधित सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति विस्थापित किया जा रहा है तो उसके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के अनेक रूप होने की वजह से पृथक पृथक उपायों का सहारा लेना आवश्यक होता है। कभी कभी क्या होता है, जब समुद्र की जो तूफानी लहरें आती है, समुद्र किनारे के जो द्वीप वगैरह होते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, वहां के लोगों को भी अलग जाकर के बसना पड़ता है, रहना पड़ता है। नदियों किनारे लोग जो है बाढ़ आ जाती तो उनको विस्थापित होना पड़ता है। आतंकवाद यद्यपि आज संपूर्ण विश्व की समस्या है, परंतु भारत को इसका सामना सबसे अधिक बार करना पड़ रहा है। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठनों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सेना के मुख्यालय पेंटागन पर वायुयानों से आक्रमण करके वहां की बहुमंजिली इमारतों को जमींदोज कर दिया, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। भारत की संसद पर भी आतंकवादी हमला किया गया। आतंकवाद की काली छाया आज भी यथावत मंडरा रही है, अतः संसार के समस्त देशों को संयुक्त रूप से इसका मुकाबला करना आवश्यक है। तो आतंकवाद की वजह से भी बहुत ज्यादा विस्थापन होता है। यद्यपि भारत सरकार द्वारा देश में निर्धनता और बेरोजगारी दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रम और उपाय किए गए हैं, किंतु नौकरशाही, भ्रष्टाचार, भाई भतीजा तथा अन्य कारणों बस वह पूर्णतः सफल नहीं हो सकी है। स्पष्ट है कि इनको रोकने और नियंत्रित करने के लिए सख्त और कारगर कदम उठाए जाने की आज आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। पारिस्थितिकी गिरावट या पतन के क्या कारण हो सकते हैं, बताएं। पारिस्थितिकी गिरावट या पतन क्या है? देखिए, पारिस्थितिक गिरावट या पतन के कई कारण है। पारिस्थितिक गिरावट क्या होता है? जैसे परिस्थिति में पर्यावरण की जब गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो उसी को पारिस्थितिक गिरावट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसी को पारिस्थितिक गिरावट कहा जाता है। वनों का विनाश हो रहा है आज। देखिए, सबसे पहला कारण क्या है इसका? वनों का विनाश हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही। आईपीएल की एक बात हमको ये अच्छी लगी कि जब एक डॉट गेंद होती है तो वहां पर एक मतलब कि उसके पेड़ लगवाया जाता है। डॉट गेंद पे एक या कुछ पेड़ लगवाए जाते हैं, 100 या कुछ ऐसे पेड़ की व्यवस्था है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, वनों का विनाश, वनों के लकड़ी के व्यावसायिक प्रयोग तथा जड़ी बूटियों हेतु किए जाने वाले वनों के कटाव के परिणाम स्वरूप भारत में वन क्षेत्र बड़ी संख्या से कम होता जा रहा है। जितने पेड़ लगाए जाते हैं उससे कहीं अधिक पेड़ काटे जाते हैं। कई बार निहित स्वार्थों के लिए बड़े पैमाने पर वनों में आग लगा दी जाती है। गर्मियों में ग्रामवासी वनों में आग इसलिए भी लगा देते हैं
कि बरसात के बाद अच्छी घास उपलब्ध हो जाएगी। अनेक बार तो विभागीय स्तर पर भी वनों के कुछ हिस्से पर आग इसलिए लगा दी जाती जानबूझ करके ताकि उसे कृषि योग्य बनाया जा सके और आग को पूरे वन क्षेत्र में फैलने से बचाया जा सके। इससे मूल्यवान पेड़ नष्ट हो जाते हैं। विकास के नाम पर बनाए जाने वाले बड़े बड़े बांध पारिस्थितिकीय गिरावट के कारण होते हैं। पारिस्थितिकीय गिरावट यानी जो बांध बनता है, अब नदी अपने मार्ग से जा रही है, नदियों पर बांध बनाते हैं, बिजली जरूर बनाते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से प्रकृति पर हम जो है अपना प्रभुत्व दिखाने का काम करते हैं, तो वह पारिस्थितिक गिरावट ही होती है। नदी के मार्ग को रोक करके हम दूसरे मार्ग में नदियों को बहा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब डूब जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ये बात तो ये पारिस्थितिक गिरावट का ही उदाहरण, तमाम प्रजातियां जो है नष्ट हो जाती हैं। दूसरी बात, दूसरा कारण पारिस्थितिक गिरावट का भूमि या मृदा कटाव। देखिए, भूमि एक मूल्यवान भौतिक संपदा मानी जाती है। जब तक पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की जाती है या कम से कम की जाती है, तो भूमि निरंतर उत्पादन और की संपन्नीकरण होता रहता है, भूमि से उपजाऊपन होता रहता है, हमको फसलें मिलती रहती हैं। लेकिन जब भूमि के साथ या प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, जैसे जंगल की कटाई हो गई, तो पानी बरसेगा तो फिर एक प्रकार से मिट्टियां बह जाएंगी, ऊपरी परत खत्म हो जाएगी, ऐसी तमाम चीजें होती है। मरुस्थलीकरण बन जाएगा, मतलब की जो उर्वरक भूमि है मरुस्थल भूमि बदल जाएगी, उसमें कुछ उपजाऊ ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब इस पर पेड़ पौधे का प्राकृतिक आवरण कम हो जाता है पृथ्वी पर, भूमि कटान शुरू हो जाता है तीव्र गति, यानी भूमि कट करके बहने लगती है, चाहे वायु के माध्यम से चाहे जल के माध्यम से। भूस्खलन लैंड स्लाइड्स होने लगते हैं। गाद भरने की समस्या के परिणाम स्वरूप भूमि भी कटाव से पारिस्थितिकीय गिरावट की स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है जल स्रोतों की कमी है। आज भारत में जल स्रोतों की भी निरंतर कमी होती जा रही है। भूमि के नीचे पानी का स्तर नीचे होता जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर यही स्थिति रही तो कुछ ही दशकों में पानी की मतलब अत्यधिक कमी हो जाएगी। कृषि उत्पाद बढ़ाने हेतु खादों के प्रयोग से पानी प्रदूषित होता जा रहा है तथा कम वर्षा के परिणाम स्वरूप नदियों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। मरुस्थल का निरंतर विस्तार हो रहा है। जो उर्वरक भूमि है वो एक प्रकार से उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है। यह पारिस्थितिकी गिरावट का ही प्रतीक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मिट्टी के नीचे जो पानी है एक प्रकार से पानी नीचे चलता चला जा रहा है। पहले आपको बता दो, हमारे यहाँ पे 40 फुट पे बढ़िया पानी आता था, 25-25 फुट पे हमारे यहाँ पे नल थे और एकदम शुद्ध पानी आता था। लगभग जो है मान के चलो कि 150-200 टीडीएस का पानी आता था हमारे नल पे 40 फुट गहरे पे या 25 फुट गहरे पे, 30 फुट गहरे पे। आज क्या है, आज मैं अपने गांव की हालत बता दूं, मेरे गांव में आज भी एक प्रकार से पानी निकालना होता तो अगर 25 या 40 फुट पानी तो आ जाएगा, लेकिन वो पानी एकदम से बेकार सा पानी होता है, बहुत बेकार क्वालिटी पानी की होती है। लेकिन वही अब कितने पर बोरिंग होने लगी, 100-100 फुट पर बोरिंग होनी शुरू हो चुकी है। 100 फुट पे एक प्रकार से मैं फिर से बोरिंग हुई, नल तुड़वा करके बोरिंग फिर से उसके उसी जगह पर फिर 100 फुट पे बोरिंग करवाई गई। ठीक है, क्योंकि वो पानी उतना परफेक्ट नहीं था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा कारण खतरनाक उद्योग। अनेक बार औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप भी पारिस्थितिकीय संकट पैदा हो जाता है। उदाहरण के रूप में दून घाटी में चूने के उद्योग के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पानी का स्तर काफी नीचे पहुंच गया है। पेड़ धूल से भरे हुए रहते हैं तथा चूने की भट्टियों से हानिकारक गैसों का स्राव होता रहता है। इसी प्रकार टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप भी उपजाऊ भूमि के बहुत बड़े भाग को नष्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार से जो खतरनाक जो है उद्योग है, ये उद्योग भी पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, पारिस्थितिकी में एक प्रकार से गिरावट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब पारिस्थितिकी गिरावट के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है भाई, पारिस्थितिकीय पतन की रोकथाम के उपाय बताइए। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। पारिस्थितिकीय पतन के कई उपाय हैं जिससे उसको रोक सकते हैं। पहली बात तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके, जनसंख्या वृद्धि अगर नियंत्रित होगी तो एक प्रकार से पारिस्थितिकीय पतन कम होगा, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ती तो उनके लिए खेतों की व्यवस्था करना, उनकी वो भी एक पृथ्वी के भार ही है आज की जनसंख्या। ठीक है, दूसरी बात वन विनाश रोकना तथा वनारोपण करना, यानी जंगल की कटाई होने से रोकना और जंगल और लगवाने या फिर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तीसरी बात अनियोजित नगरीकरण को नियंत्रित करना, यानी कि जैसे कि कहीं पर कोई घर बना ले रहा है, नगर कहीं पर बस गया, तो नगरों में डिसाइड किया जाए कि भाई 3 मंजिला 4 मंजिला तक आप मकान बना सकते हैं, या फिर ऐसी बातें कर दी जाए। चौथी बात प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए, यानी कि ऐसे इंडस्ट्री खोली जाए, ऐसे उद्योग धंधों स्थापित करवाया जाए जो कि पर्यावरण के मापदंडों पर खरे उतरे, पर्यावरण के खिलाफ ना हो। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक संस्थानों का विवेकपूर्ण दोहन किया जाए, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित दोहन किया जाए, बेमतलब के ना निकाले जाए,
जिनका जितना प्रयोग हो उतना ही दोहन किया जाए। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, दवाओं, शाकनाशी, रोगनाशी, तमाम प्रकार के रसायन है, तमाम प्रकार के जो प्रयोग है जो हम खेतों में करते हैं, डाई अमोनियम सल्फेट या फिर एक प्रकार से यूरिया वगैरह डालते हैं, तो इससे नकारात्मक प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है। ठीक है, क्षणिक आनंद तो देता है आपको, आपके जैसे गेहूं में डाल दिया यूरिया तो वो हरा भरा दिखेगा, लेकिन वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं तो वो गेहूं की जो उतनी जो मात्रा होती है जो वास्तव में वो जरूर बढ़ जाती है, लेकिन उसमें जो क्वालिटी होती है उसमें समझौता हो जाता है। फिर क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन क्वालिटी गिर जाती है। ओजोन परत को क्षयकारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हैलोजन रसायनों के उत्पादन तथा उपभोग से बचाना, ये भी इसका एक जो है उपाय हो सकता है। इसके अलावा आणविक अस्त्र शस्त्रों या संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाना, जो परमाणु उसके एक प्रकार से जो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं उन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा पूरा जैव ईंधन का न्यूनतम उपयोग करके हरित गृह प्रभाव को कम किया जाए। पर्यावरण के प्रति सजगता व संवेदनशीलता उत्पन्न करना, ये सारे एक प्रकार से क्या है, ये सब एक उपाय है जो हम पारिस्थितिकीय जो पतन है, पारिस्थितिकीय जो गिरावट है उसको हम कम करने के लिए या फिर उसको पारिस्थितिक गिरावट जो है वो ना हो, इसके लिए सब उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, श्वेत वसन अपराध की कोई दो परिभाषा, दो विशेषताएं लिखिए। देखिए, श्वेत वसन अपराध उच्च आर्थिक और सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, जो जिनके पास पैसा रुपया खूब होता है, जो एक प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जिनके पास पैसा भी खूब होता है, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वो सबसे ऊंचे होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपराध करते हैं। ये श्वेत वसन अपराध आर्थिक लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमा करके ऐश्वर्य के साधन को जुटाना होता है, ताकि वो एंजॉय कर सके, मौज मस्ती कर सके, तमाम पैसे इकट्ठे करके। ठीक है, मादक द्रव्यों के सेवन के दो कुप्रभाव लिखिए। पहला कुप्रभाव यह है कि मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति गरीबी और बेकारी के दुष्चक्र में फंस जाता है। आप जैसे पैसा जो है, आप जितने पैसे का दारू पीते उतने पैसे का अगर आप सब्जी लाएंगे घर में तो सभी लोग खाएंगे और आराम से उनका दिन पार होगा, लेकिन उसी पैसे दारू पी लेंगे तो सब्जी भी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि लंबे समय तक इनके सेवन से कार्य क्षमता गिरती है और दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। दारू पी के वाहन जो चलाते हैं शराब पी करके, उनका आप देखते हैं एक्सीडेंट खूब होता है। वो खुद तो एक प्रकार से खतरा है ही, वो समाज के लिए भी खतरा है। वो दारू पी के गाड़ी चला रहा है तो जाकर के किसी दूसरे को भी ठोक देगा वो। ठीक है, तो आप पीछे से आगे जा रहे हैं, पीछे ला करके ठोक दे, क्या करोगे आप। ठीक है, ये चीजें है। इससे क्या हो रहा है, समय लंबे समय तक इनके सेवन से क्या होता है, कार्य क्षमता आपकी कम हो जाती है, आप एक प्रकार से कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मान लेते आज मैं आपको 2 क्लास 3 क्लास पढ़ा रहा हूं, मान लेते कल को हम दारू पीना शुरू कर दें तो हम आपको एक ही क्लास पढ़ा पाएंगे। हमारी 2 क्लास पढ़ाना शुरू करने फिर एक ही क्लास हो जाएगी। कुछ दिन ऐसा आएगा कि मैं एक ही क्लास देने लायक बचूंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होगा। इसीलिए एक प्रकार से दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इससे क्या होता है, आपकी सामाजिक, नैतिक और मानसिक तीनों क्षतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझ करके उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार होता है, इलियट और मैरिल ने कहा। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु 3 सुझाव दीजिए। लोगों के चरित्र, नैतिक सद्गुणों और व्यवहारिक आदर्शों को विकसित किया जाए ताकि लोग अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ें, तब ये ऐसा काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, साइबर या कंप्यूटर अपराध के 4 स्वरूप लिखिए। देखिए, कंप्यूटर फ्रॉड पहला, कंप्यूटर को लेकर के फ्रॉड हो रहा है तमाम सारा। चोरी के रूप में कंप्यूटर फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, धोखाधड़ी से संबंधित अपराध हो रहे हैं, कंप्यूटर वायरस भेज करके आपके कंप्यूटर को हैक किया जा रहा है, ये सब साइबर अपराध है, कंप्यूटर अपराध है। कंप्यूटर फ्रॉड से आप क्या समझते हैं? देखिए, कंप्यूटर फ्रॉड से तात्पर्य कंप्यूटर के द्वारा धन या संपत्ति की चोरी। ठीक है, कंप्यूटर हैकर क्या है, हैकिंग का अर्थ बिना अनुमति के कंप्यूटर पद्धतियों में प्रवेश करना होता है। भाई कंप्यूटर मेरा है लेकिन कोई दूसरा आकर के उसको चलाने लगे, उसको हैक करके अपने सिस्टम में चलाने लगे मेरी आईडी, तो वो एक प्रकार से ये साइबर अपराध होगा। जो ऐसा करता है उसे कंप्यूटर हैकर माना जाता है। ठीक है, लोहा लोहे से काटता है, इसीलिए साइबर अपराधी जो होते हैं जब साइबर अपराध करते हैं तो उनके लिए एक प्रकार से साइबर अपराधियों के लिए अलग पुलिस की पैनल होती है जो साइबर के बारे में बहुत जानते हैं, जो सिस्टम पूरा समझ जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार से अच्छे के लिए पढ़ते हैं वो चीजों को लिए, और वही चीज बहुत सारे लोग नकारात्मक उसका प्रयोग कर देते हैं। टाइम बॉम्ब क्या है? देखिए, टाइम बॉम्ब जो है कंप्यूटर कोड होता है जिसमें डाटा को मिटा देने के निर्देश होते हैं। ठीक है, तो डाटा को मिटा दिया जाता है कंप्यूटर में फेड करके। ठीक है, ये तमाम चीजें होती है।
अगला, मादक द्रव्य व्यसन के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे भांग, चरस, अफीम, कोकीन, मजूम, ये सब जो है मादक द्रव्य व्यसन है। आपको बता दूं कि मैं इन सभी का बिल्कुल प्रमोशन मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि ये सब चीजें, ये सब नकारात्मक चीजें हैं, ये मैं पढ़ा रहा हूं बस स्टडी के रूप में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब को लगता है कि ये व्यक्ति ये बोल रहा है, पढ़ा रहा है, इसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य कुछ भी नहीं है। बस इसका उद्देश्य है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ताकि एक जानकारी हो सबको, ताकि इन चीजों से लोग बच पाए, ये गांजा वांजा ना पी पाए, या फिर जो है अफीम, कोकीन, माजूम, ये सब एक प्रकार से ना ग्रहण कर पाए। ठीक है, साइबर अपराध, साइबर ठगी से बच पाए, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, मद्यपान के उत्तरदायी 4 कारक लिखिए। पहला, संगति का प्रभाव, संगत से गुणावत है, संगत से गुण जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बोरा आलू रखी है, उसमें 2 आलू सड़ी डाल दो, पूरा बोरा सुबह उठते या 10 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में पूरा सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि संगत से गुणावत है, संगत से गुण जाए। लेकिन एक बात भी है ध्यान रखें, रहीम कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग, और चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी प्रकृति उत्तम है तो आपके एक प्रकार चंदन की भांति अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपके चारों तरफ चाहे इतने भी एक प्रकार जैसे चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं और उसमें विष नहीं उतरता है, चंदन एक प्रकार से हमेशा शीतलता ही देता है। चंदन का वृक्ष जो पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं, ये वाला चंदन की लकड़ी लाल लाल थी, वही होती है चंदन। ठीक है, वो तो फार्म था जो उसमें बनाए मूवी में फार्म था। ठीक है, लेकिन चंदन ऐसे होता है लाल लाल। ठीक है, वो बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, और ये वास्तव में कहानी थी, लेकिन इतना जबरदस्त कहानी नहीं थी जितना दिखा दिए इसमें। ये तो भाई वो तो चीज बढ़ा चढ़ा करके दिखाई गई। ठीक है, लेकिन एक था चंदन का व्यापारी उस दक्षिण भारत में। संगति का प्रभाव पहला। ठीक है, तो संगति जो होता है वो एक प्रकार से बहुत इफेक्ट भी डालता है, लेकिन अगर आपको आज के भौतिकवादी समाज भाई सब उसी में लिप्त हो जाते हैं। निराशापूर्ण जीवन, निर्धनता, नैतिक मूल्यों में कमी आ रही, इस वजह से लोग मद्यपान कर रहे हैं। गरीब है व्यक्ति तो एक प्रकार से उनके पास पैसा नहीं, तो वो भी एक प्रकार से पी ले रहे हैं जाकर के, मांग मूंग करके कहीं से। मद्यपान के दुष्परिणाम लिखिए। मद्यपान तथा व्यक्तिक विघटन, पहला काम क्या होता है? मद्यपान से क्या होता है? व्यक्तिक विघटन होता है, यानी कि आपका व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, आपको जो नैतिक आपका जो मोरल था वो मोरल खत्म आपका। दूसरी बात, मद्यपान तथा पारिवारिक विघटन होगा, यानी पारिवारिक विघटन आपका होगा, परिवार बिखर जाएगा, समाज आपका बिखर जाएगा, कोई इज्जत नहीं रहेगी समाज में आपका। ठीक है, आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। देखिए, आत्महत्या अपने आप स्वेच्छा से जीवन लीला को अपनी समाप्त कर देना होता है, अथवा मृत्यु के द्वारा आतंकित होने पर अपने जीवन को बचाने में असमर्थता की प्रक्रिया होती है। रूथ कैबन कहते हैं आत्महत्या की परिभाषा को देते हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, यह बात ध्यान रखिए। दुर्खीम ने आत्महत्या को किस प्रकार की परिभाषित किया है? दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु के उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है, जिसको एक प्रकार से जिसका परिणाम मृत्यु होता है। और वो जो व्यक्ति करता है ऐसा काम, वो जानता है कि हम जो काम कर रहे हैं इसका परिणाम मृत्यु है, फिर भी वो काम करता है। समाज के में समाज उसके बारे में क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, इसको सोच करके लोग जो है कभी कभी फांसी लगा लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आत्महत्या के 4 व्यक्तिगत कारण लिखिए। देखिए, शारीरिक दोष की वजह से लोग कभी कभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग उनको चिढ़ाने लगते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग कर लेते हैं। दूसरा, शारीरिक व्याधियां, तमाम प्रकार के रोग दोष हो जाते तब भी कभी कभी लोग कर लेते हैं कि भाई चलो इस संकट से अच्छा है मर ही जाना। ठीक है, तीसरी बात, मानसिक विकार हो जाता तो लोग एक प्रकार से कर सकते कभी कभी। इसके अलावा व्यक्तिक व्यसन भी हो जाता है, अगर आपका व्यक्तिक विघटन हो गया है या आपको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, इतना सम्मान आपको मिलना चाहिए, आपको लोग आपको मजा ले रहे हैं, आपका सम्मान या आप जो मतलब कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तमाम चीजें होती तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या आपका कुछ ज्यादा लॉस हो गया है। आत्महत्या के प्रमुख सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, केवन का सिद्धांत है, मैनेजर का सिद्धांत है और दुर्खीम का सिद्धांत है। इन सभी लोगों ने आत्महत्या के सिद्धांत दिए हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, आत्महत्या के प्रकारों का नाम उल्लेख कीजिए। आत्महत्या 4 प्रकार की होती है, अहंगवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और अस्वाभाविक आत्महत्या, और एक और होती है। ठीक है, परार्थवादी, अहंगवादी आत्महत्या, ठीक है, अस्वाभाविक आत्महत्या और एक सम्मान को लेकर के आत्महत्या होती है सामाजिक तरीके से। जो आतंकवाद क्या है? आतंक का अर्थ होता है भय या त्रास, जबकि वाद का अर्थ होता है विचार या सिद्धांत। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि भय या त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का विचार है सिद्धांत ही आतंकवाद होता है। इसके लिए एक प्रकार से बड़े एक जो है संगठन होते हैं, वो संगठन वेल ट्रेंड होते हैं, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये सही काम है उनके लिए। तो जैसे हम लोगों को लगता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं वो एक प्रकार से गलत है,
पूरा संसार को लगता है गलत है, लेकिन जो उनके संगठन के लोग हैं वो बताते हैं कि जो आप कर रहे हो इससे आपको जन्नत नसीब होगी। आप जब वहां पे जाओगे तो आपको अप्सराएं आएंगी बैठेंगी, ठीक है, वहां पर आपको हूरें आकर के बैठेंगी, आपको एक प्रकार से रिस्पेक्ट मिलेगी, ये होगा, दुनिया भर का तीन जाम बताते हैं वो। और उससे एक प्रकार से क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारा यही कर्तव्य है, तुम इसीलिए पैदा हुए हो, ठीक है, ये बताएंगे तुमको, मतलब एकदम से बेमतलब की चीजें। आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, एक आतंकवादी को उसके तत्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य होता है कि भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना, इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। पूर्वार्जन बर्गर ने कहा था, आतंकवाद जो होता है तत्कालिक लक्ष्य होता है, उसका कोई दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं होता। तुरंत एक प्रकार कोई काम, जैसे किसी कोई जेल में बंद है उसको छुड़ाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी तत्कालिक लक्ष्य होता तो उसके लिए किया जाता है जानबूझ करके। और ये ट्रेंड लोग होते हैं जो आते हैं करने। निर्धनता को परिभाषित कीजिए। देखिए, निर्धनता उन वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति का अभाव यानी कमी होती है। जो चीज आप चाह रहे होते हैं वो चीज आपको नहीं मिल पा रही, तो वही निर्धनता है। जो व्यक्ति और उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक होती है, ऐसी वस्तुएं जब उसको नहीं मिल पाती हैं तो वह आत्महत्या, मतलब सॉरी, वो निर्धनता कहते, गोडार्ड ने कहा था। निर्धनता के कई कारण हो सकते हैं, 4 कारण लिखिए। देखिए, संयुक्त परिवार प्रणाली से निर्धनता होती है। संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या होता है कि एक व्यक्ति कमा रहा है, 4-5 खा रहे हैं, तो निर्धनता वहां पर होगी, स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा है, यानी कि जो व्यक्ति एक प्रकार से कुछ गांव में रहकर काम करते थे घर पे, तो अब वो काम कुटीर छोटे उद्योग रहे नहीं, तो अब मशीनों ने सारा काम ले लिया। जहां पर 100 लोग काम कर रहे थे वही काम 10 लोग या 5 लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रकार बेरोजगारी फैलती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है। खेती की विभिन्नता है, यानी खेत भी अब कम हो गए हैं, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये सारे काम जो ये सारे कारण निर्धनता की है, निर्धनता इन्हीं सब वजह से होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, बताएं। देखिए, किसी विशेष आधार पर बने सामाजिक समूहों जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है, उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है। जैसे मुसलमान, मुसलमान वैसे अल्पसंख्यक भारत में अब नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब एक प्रकार से क्या है, अल्पसंख्यक है। लेकिन मुसलमानों को अल्पसंख्यक भी अभी माना जाता है संवैधानिक दर्जे में, अगर देखें तो। अल्पसंख्यकों के जितने एक प्रकार से फायदे हैं मुस्लिम भी मिलते हैं, मुस्लिमों को मिलते हैं, सभी को मिलते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की 4 समस्याएं लिखें। मनोवैज्ञानिक समस्या, मुसलमानों को लगता है कि हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाएगा और उससे क्या होगा, मुसलमान को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या उसके दिमाग में छपी हुई है। शिक्षा का अभाव, यानी उसमें क्या है, मुसलमान लोग जो है, बहुत लोग सऊदी अरब भाग जाते हैं, बहुत लोग अपना धंधा करते हैं, ठीक है, और बहुत कम लोग ही मुसलमानों में पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं बहुत आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रकार से पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के मुसलमानों को शिक्षा बहुत जरूरी, वैसे आप शिक्षित हो रहे हैं मुसलमान लोग। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं, ठीक है, इकोनॉमिक समस्याएं, कुछ मुसलमान गरीब हैं, कुछ मुसलमान बहुत अमीर हैं। और जो ये वक्फ बोर्ड आया है, या वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल आई है, मेरे हिसाब से इसमें एक दिन मोदी जी जो है बता रहे थे, एक मुसलमान की पूरी टीम बैठी थी, पैदल बैठा, मैंने वीडियो देखा, उसमें वो बता रहे थे कि भाई इससे गरीब जो मुस्लिम होंगे उनको बड़ा फायदा होगा, गरीब मुसलमानों को बड़ा फायदा होने वाला इससे, ठीक है। अभी तक जो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती संपत्तियां या वक्त में होती थी, तो उसमें एक प्रकार से मुसलमान की जो महिलाएं हैं उनको फायदा होगा, तमाम चीजें होंगी। इसके बाद सांस्कृतिक भिन्नता, ये सारी चीजें, चूंकि संस्कृति मुसलमानों की अलग है, बिल्कुल अलग है, अरब की संस्कृति है, भारत की संस्कृति बिल्कुल मुसलमानों से अलग है, ठीक है, तो इससे भी उनको एक प्रकार से समस्याएं, ये एक प्रकार उनके मन में होती, बाकी कोई समस्या है नहीं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति या दलित को परिभाषित कीजिए। देखिए, अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जिनके स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ उपाय करना पड़े, वो के.एन. शर्मा ने कहा था, वो अस्पृश्य जाति। ऐसे मान लेते हैं पंडित जी हैं, गांव वगैरह में बहुत होता पहले, खटिया पे बैठा है पंडित जी, अगर और कोई अगर हरिजन का आदमी पहुंच गया, तो अगर वह ठाकुर साहब बैठे हैं, तो अगर वो खटिया पे बैठ जाता था, खटिया पे तो पहली बात गांव में बैठता ही नहीं था कोई, कोई एक प्रकार से हरिजन या ऐसे व्यक्ति जो एक प्रकार से कुछ जो ऐसा काम करते हैं जिससे एक प्रकार से लोग उनको छूना या उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते, उनके नल पर पानी नहीं पीते, उनके घर का पानी नहीं पीते। अब तो सब कुछ हो रहा है, अब तो आप देखते हैं हरिजनों के यहाँ भागवत हो रही, कथा हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं, उन्हें पूजा कर रहे हैं सब लोग, कोई एक प्रकार से दिक्कत नहीं। हर एक मंदिर में हर एक व्यक्ति जा सकता है, हरिजन हो चाहे चमार हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो,
मतलब जितना भी लोग समझते थे पहले, जिसको कहते थे कि भाई ये इसके हाथ का पानी नहीं पियेंगे, उसके हाथ का लोग बनाया हुआ खाना खा रहे हैं। हलवाई खाना बना रहा है, उसमें सभी लोग काम कर रहे हैं, हरिजन भी काम कर रहा है, गुप्ता भी काम कर रहे हैं, मौर्य जी, पंडित जी भी, ठाकुर साहब भी काम कर रहे हैं, और वो खाना सभी लोग खा रहे हैं, खड़े होकर के खा रहे हैं। उसी हाथ से मुस्लिम खा रहा है, उसी हाथ से हिंदू, उसी हाथ से यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, जितनी जाति है छोटी बड़ी, सब सब खा रहे हैं उसी हाथ से। उसी चिमचे को उन्होंने पकड़ा, उसी को उन्होंने पकड़ा, ठीक है, सब खा पी रहे हैं, और कोई किसी का कोई मतलब छुआछूत तो है ही नहीं बिल्कुल। इसको लेकर के जो कि मंदिर में हमको नहीं जाने दिया, मंदिर में जाने से एक प्रकार से पहले भी किसी ने प्राचीन जमाने में कोई नहीं रोकता था। ये मध्यकाल में आकर के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई कि चीजें एक प्रकार से लोगों ने, एक प्रकार से कुछ लोगों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने ऐसा किया कि भाई तुमको ये नहीं करना, तुमको नहीं करना है। इसके कई नियम कायदे हैं। हालांकि अब चीजें एक प्रकार से बिल्कुल ठीक ठाक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। छुआछूत एक प्रकार से जो पहले था वो खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी खत्म किया गया है, ठीक है। अनुसूचित जातियों और दलितों की 4 समस्याएं लिखी। पहली तो निम्न स्थिति रही है इनकी शुरुआत से। सामाजिक संपर्क पर रोक लगा दिया गया था पहले। सार्वजनिक स्थलों के उद्योग पर प्रतिबंध, उपयोग पर प्रतिबंध था पहले। यानी कि कुआं हुआ था तो उस पर पानी एक लोग नहीं जाते थे भरने के लिए। एक ही कुआं, मतलब अलग अलग कुआं होते थे, या तो कई प्रकार की चीजें होती थी। शिक्षा और मनोरंजन से भी वंचित रहे कहीं ना कहीं पे ये लोग, ठीक है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और आप देखते हैं भीमराव अम्बेडकर जी कितना पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो जैसे व्यक्ति आजकल के, जैसे मुसलमानों की बात की जाए या दलितों की बात की जाए, तो उनको शिक्षित होने की बहुत जरूरत है। और आजकल के दलित भाई बहुत शिक्षित हो रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। बाबा साहब की, भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी आप देखते हैं कितने अच्छी तरीके से मनाई जाती है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब मनाते हैं उसको, शूद्र सब मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह एक समझौता है या धार्मिक संस्कार? तो ये समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मुसलमानों में तलाक के प्रकार लिखिए। तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक उल बिद्दत, तलाक तहब्बीज, ये सब तलाक के प्रकार हैं। अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या है? देखिए, एक होती है अंतर पीढ़ी संघर्ष और एक होता है अंतः पीढ़ी संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है दो पीढ़ियों के बीच में होने वाला संपर्क, जैसे कि आपके विचार और आपके बाबा जी के विचार, दादाजी के विचार के बीच में टकराव होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि वो धोती कुर्ता अंगोछा रखते हैं, आप जो है कोट पैंट टाई पहनते हैं, ठीक है। तो आपका विचार, मतलब आपका पहनावा भी अलग है, उनका पहनावा भी अलग है। उनके विचार क्या है वो तुरंत निकलेंगे। ये लड़कवे आज के जो है मोबाइल में दिना भर घुसरा रहा है। आजकल के जितने बूढ़े लोग हैं सब यही कहते हैं, मोबाइल को लेकर के तमाम ज्ञान झोंकने लगेंगे। अभी कहीं पर आप जाकर के बैठो, किसी समाज में कहीं बराती वराती चले जाओ, कहीं पर जाओगे, क्या आजकल के लड़कों को क्या पता है वो जमाने में जब 1 रुपए का या जो है 4 आने का 1 सेर घी आता था, और उसमें जो है गेहूं, मतलब कि गेहूं बोने के लिए हल से जुताई करनी पड़ती थी, ठीक है। ये तमाम चीजें बताते हैं। तो चूंकि आजकल सारी चीज डेवलप है, तो वो चीजें चूंकि उनको बड़ा कष्ट हुआ है उन चीजों को झेलने से, तो वो चीज जो वो नहीं करने को पाए हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो उनको खलता है, उनको कष्ट होता है। ऐसे में वो अपना भड़ास निकालते हैं। वास्तव में तो यही बात है। लेकिन चूंकि अच्छा, वर्तमान पीढ़ी के लोग क्या है, वो कहेंगे, देखो हमेशा बोलते रहते हैं, वो कहेंगे उनसे बूढ़ों की बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो विचार अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन बूढ़ों के विचार जो होते हैं, अगर वास्तव में उनके हिसाब से जाया जाए तो कम से कम 10 साल आप ज्यादा जिएंगे, ठीक है। और भी कई सारी चीजें। अंतर पीढ़ी संघर्ष, जब 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है, अंतर पीढ़ी संघर्ष। और जब एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है, जैसे हमारे विचार और आपके विचार जब ना मिले, 2 भाई का विवाद हो जाए, 2 भाई के विचार ना मिले आपस में, वो होता है अंतर पीढ़ी संघर्ष, यानी एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के बीच संघर्ष होता है। अंतर पीढ़ी संघर्ष के 4 कारण लिखिए। आधुनिक शिक्षा अंतर पीढ़ी संघर्ष का सबसे बड़ा कारण। नगरीकरण की प्रक्रिया, गांव में लोग नहीं बल्कि नगरों में रह रहे हैं, नगर और गांव का पूरा विशेषता अलग अलग है। औद्योगिकरण हो गया है, उद्योग हो गए, तमाम युवाओं की बढ़ती हुई शक्ति, ये सभी अंतर पीढ़ी संघर्ष है। और ये अपने पिताजी की बात को नहीं मानते हैं, हर चीज को नहीं मानते, कुछ भी कहते मेरी लाइफ है, खुद की लाइफ है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, खूब चीजें बताते हैं। अंतर पीढ़ी संघर्ष निवारण के 4 उपाय बताएं। व्यक्तित्व का समुचित विकास किया जाए, संतुलित विकास किया जाए, शिक्षा दी जाए, स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जाए, विभिन्न समूहों के पारस्परिक संपर्क किया जाए और सभी से तालमेल बैठा करके आगे बढ़ा जाए। अंतर पीढ़ी संघर्ष के 2 स्वरूप बताएं। पहला, माता पिता और उनके बच्चों के बीच में आजकल संघर्ष हो रहा है। माता पिता अपने बच्चे को समझाने में असफल रह रहे हैं आजकल।
दूसरी बात, सास ससुर और बहू के बीच में संघर्ष हो रहा है। सास ससुर मतलब कि सास और ससुर जो होते हैं, उनको जो बहू आती है घर में, वो एक प्रकार से जब आती है तो सास ससुर को अपने माता पिता जैसा ट्रीट नहीं करती है। जबकि जो लड़का होता है, क्योंकि देखते हैं जब लगातार किसी के पास आप रहोगे तो थोड़ा सा प्यार कम हो जाता है, लेकिन जब आप दूर रहोगे, बहुत दिन बाद मिलोगे, तो उसका प्यार अलग होता है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर है। तो सास ससुर और बहू के बीच का संघर्ष अंतरपीढ़ी संघर्ष है, और अपने बाप पिताजी के बीच में बच्चों का संघर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, वृद्धावस्था की समस्या का मामला सर्वप्रथम कब उठाया गया था? यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में 1948 में उठाया गया था। क्योंकि वृद्धों की कई समस्याएं हैं, वृद्धों को अकेलापन महसूस होता है, वो लोग, उनके पास मोबाइल फोन थोड़ी होता है जैसे आजकल अपने पास है। ठीक है, आपके पास मोबाइल फोन है, फिर भी आप कहते हैं बहुत बोर हो रहे हैं, ये हो रहा, दुनिया भर का ज्ञान बताते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बस केवल खाते पीते हैं, और उनके पास ये भी नहीं कि इंस्टाग्राम की रील उठा करके बढ़िया नगमा देख ले। ठीक है, वो लोग जब नगमा देखते थे तो पहले कम से कम 10-12 हजार खर्च करते थे, तब जाकर के कहीं पर नाच बंधवाते थे, तब जाकर के उसको देखने को पाते थे। आजकल इंस्टाग्राम खोलो, तमाम प्रकार की चीजें आप देख पा रहे होंगे। आप जैसा नृत्य चाहे, आप कथकली चाहे तो कथकली आप घर बैठे देख सकते हैं। आप जो है फॉक तमाम देखना चाहे वो फॉक देख सकते हैं। आप जो है वेस्टर्न डांस देखना चाहे आप वेस्टर्न डांस देख सकते हैं। दुनिया की कोई भी खूबसूरत खूबसूरत जो है लड़कियां या स्त्रियां या फिर जो हीरोइन है, उनको आप अपने सामने मोबाइल पे देख सकते हैं। पहले ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था किसे कहते हैं? सामान्य जीवन के परवर्ती काल को वृद्धावस्था कहते हैं। विकास का क्या अर्थ है? विकास शब्द का अर्थ है वृद्धि एवं क्रमिक प्रगति होना। हाब हाउस ने विकास को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो विकास किसी भी प्रकार की वृद्धि का नाम है, जबकि प्रगति उन गुणों की वृद्धि का नाम है जिनके साथ हम कुछ मूल्य को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, विकास, विकास की दो परिभाषाएं लिखिए। देखिए, विकास की दो परिभाषा, विकास सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो किसी इच्छित और निश्चित दिशा की ओर चलने को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। दूसरी बात, विकास में परिवर्तन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, यदि परिवर्तन होता है और आगे बढ़ने की दिशा में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। विकास के अवयव बताइए। विकास के अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है लक्ष्य, दूसरा माध्यम, तीसरा संरचना। अगला क्वेश्चन से, विकास और प्रगति में दो समानता बताएं। देखिए, दोनों ही मूल्यों पर आधारित अवधारणाएं होती। विकास जो है प्रगति, प्रोग्रेस, दोनों ही गुणात्मक परिवर्तन है, दोनों में क्वालिटी में परिवर्तन होता है। चाहे विकास की बात करें चाहे प्रगति की बात करें, दोनों क्वालिटी में परिवर्तन को बताते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप देखेंगे। आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए। आर्थिक विकास क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मियर और वाल्डिन नाम के विद्वान ने कहा था यह आर्थिक विकास होता है जब क्या होता है, लंबे समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार प्रोग्रेस पर होती है, आगे बढ़ती है, तो वो होता है यह विकास। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने क्लास देखी होगी। इससे पहले हिंदी की महासंग्राम रिवीजन क्लास आप लोगों ने देखी होगी, हिंदी अनुवाद से इसमें मैंने पढ़ाया था। ये वीडियो भी देख लीजिएगा। तो इन सभी का पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा? ऑब्जेक्टिव देखिए, सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ज्वाइन लॉन्च कर देंगे 9161936062 पर। जिनको भी जुड़ना है एसएमएस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है एक सेमेस्टर की, यानी फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप जुड़ना है तो आप जो है कितने पैसे पेमेंट करेंगे? केवल 100 रुपए फीस में आपको नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम करके आप भेज दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, केवल 100 रुपए फीस आपके पास स्कैनर भेज जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा? 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, माइनर तो होगा नहीं, और एक को करिकुलर। किसी किसी में माइनर होगा तो उसके लिए तैयारी हो जाएगी माइनर की भी, यानी कि जैसे सोशियोलॉजी पॉलिटी माइनर में अगर होगा तो हो जाएगी, जो मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा को करिकुलर जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमको फोर्थ सेमेस्टर की पेपर चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर में भी हम जुड़ जाए, और इसके बाद जब आप फिफ्थ सेमेस्टर क्लास लॉन्च करें तो उसमें भी हमको पहले जोड़ दें सबसे पहले, तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दी गई। इन दोनों का कंबाइन अगर आप साथ में कहेंगे कि हमको फोर्थ और फिफ्थ का दोनों का चाहिए तो आपको मात्र 150 रुपए में ही मिल जाएगा। ये बस ज्यादा दिनों के लिए ऑफर नहीं रहेगा कि जिनको भी जुड़ना है अभी जुड़ जाएंगे तो आपको 150 लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है केवल एक सेमेस्टर का जुड़ेंगे, यानी फोर्थ सेमेस्टर की फीस, देखिए केवल फोर्थ सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, लेकिन अगर दोनों आप फिफ्थ सेमेस्टर में कहते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का भी हमको एक प्रकार जुड़ना, जब क्लास चलेगी तो गुरुजी जोड़ के देना हमको, तो उसका भी केवल 150 रुपए लगेगा। तो फिर उसके लिए आप अवेलेबल होंगे, तो इसमें लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा, और अगली बार और व्यवस्थित तरीके से चीजों को आपको देने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं के लिए। जय हिंद, भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार है हमेशा बनाए रखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेजने हैं। ठीक है,
आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको अगर फोर्थ सेमेस्टर में केवल जुड़ना है तो 100 रुपए, लेकिन दोनों में आपको जुड़ना है तो आपको 150 रुपए 50 रुपए यहाँ पर आपकी जो है कम में आपका हो जाएगा ज्वाइन। ठीक है, आपका नाम जो है सेव कर लिया जाएगा, ताकि जैसे फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास जैसे शुरू करवाई जाएगी, तुरंत आपको सबसे पहले आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पर। ठीक है, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे एसएमएस करेंगे, आपके लिए पूरी व्यवस्था करी जाएगी। ठीक है, चले फिर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सभी को।